नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और एकदम बिंदास होंगे। मैं भावना आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप लोग सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे और सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद जय भारत। आप जल्दी से आएंगे, क्लास के साथ जुड़ेंगे और क्लास जो है आप लोगों की शुरू हो गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार बताइएगा कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोगों तक आवाज़ मेरी पहुंच रही है या नहीं? अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो फटाफट से आप एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिएगा। उसके बाद इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो एक बार कमेंट्स आपके बड़े कर लेती हूँ, जिससे सभी बच्चों के कमेंट्स मेरे पास तक पहुँच सके। आप लोग जो हैं अच्छे से कमेंट करें तो मैं उसको विजिबल कर पाऊँ। चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और जय हिंद जय भारत। चलिए अब क्लास को शुरू कर देते हैं, है ना? आवाज़ सभी तक पहुंच रही है? मेरी आवाज़ को क्या हुआ? देखो, जब ज़्यादा क्लासेस होती है ना तो लगातार बोलना पड़ता है, और लगातार बोलना पड़ता है तो उस वजह से जो गला है वो ऐसा हो जाता है मेरा। तो परसों मैराथन थी, परसों मैराथन की वजह से पूरा 6 से 7 घंटे की मैराथन थी, लगातार बोलना पड़ा। और अब जो क्लासेस हैं लगभग वो 5 क्लासेस डेली हो रही हैं, वो 5 घंटे लगातार बोलना पड़ता है, तो जिस वजह से गला जो है वो ऐसा हो जाता है। अब बच्चे कह रहे हैं तेज बोलो, तो तेज कुछ और ज़्यादा जान लगा कर बोलना पड़ता है, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये है गले के साथ प्रॉब्लम। आ जाओ अब चलते हैं और बात करते हैं हम लोग किसकी, अपने टॉपिक की। टॉपिक हम लोगों का है एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? इस टॉपिक में हमने कल की क्लास में जो बात करी थी, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, इसके अंदर इस टॉपिक में हमने कल हमारी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग से निकलने वाले सभी हार्मोन्स को पढ़ लिया था। हम लोग अब बात कर रहे थे पीनियल की। तो पीनियल के बारे में भी कल मैंने आपको बताया कि ये भी आपके मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली एक ग्रंथि, जिसको हम लोग तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। और इससे एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, जो कि आपकी जागने और सोने की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली ग्रंथि की तरफ। देखो मैं सीक्वेंसली आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ से चल रहे हैं फिर नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे, नीचे की तरफ। तो अब हमने ब्रेन की तो पढ़ ली है तीनों ग्रंथियां, पीयूष, है ना, आपकी पीनियल और हाइपोथैलेमस। अब हम चल रहे हैं आगे, यहाँ पे नीचे। तो नीचे गर्दन में होती है आपकी एक ग्रंथि जिसका नाम है थायराइड। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड की। आज हम बात करेंगे अवटू ग्रंथि की, थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, तो आप लोग बात करोगे अवटू ग्रंथि के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थायराइड की। सबसे पहले इस ग्रंथि की लोकेशन भी आपको एग्जामिनेशन में आती है। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है आपके शरीर में, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताते हो कि ये ग्रंथि जो होती है ये हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है प्यारे दोस्तों, आपकी गर्दन में, नेक में। तो कभी कभी आपको नेक यानी गर्दन ऑप्शन में मिल जाता है, या कभी कभी इंग्लिश में इसको हम थ्रॉट कहते हैं, तो थ्रॉट भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पूछा जाएगा कि ये जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि की शेप कैसी होती है। इस ग्रंथि की आकार या आकृति से आपको क्वेश्चन आता है। इस ग्रंथि की जब हम शेप की बात करते हैं तो ये एक ऐसी ग्रंथि है जो आपको तितली के समान नजर आती है। इस ग्रंथि की शेप भी आपको एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तितली के समान ये ग्रंथि आपको दिखाई देती है, जैसे कोई तितली होती है ना वैसी। तो बटरफ्लाई ग्लैंड भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये कैसी होती है? बटरफ्लाई की तरह होती है, जैसे तितली आप लोगों ने देखी है वो, उस तरीके की ये ग्रंथि आपको दिखाई देती है। तो जब मैं इस ग्रंथि को आप लोगों को दिखाऊं तो ये है आप लोगों की थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये है आप लोगों के गले के अंदर आपकी थायराइड ग्लैंड। तो इस ग्लैंड को आप लोग जब देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे किसी बटरफ्लाई के पंख आपको नजर आ रहे हो। तो ये आपकी होती है थायराइड ग्लैंड। ये आपकी गर्दन में है और बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी में अवटू ग्रंथि भी इसको हम लोग
कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हिंदी में ये अवटू के नाम से आएगी, ये आपको हिंदी में भी थायराइड के नाम से आ सकती है। ठीक है, तो ये आपकी गले के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की थायराइड ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ अच्छा, अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताऊं, मतलब ये आपके गले में एग्जैक्टली कहाँ पर होती है, तो हम लोग बात करते हैं कि आपकी गर्दन के अंदर, ये आपके जो वो होता है ना लैरिंग्स, उसके पीछे होती है। लैरिंग्स जो होता है कंठ, कंठ के पीछे ये आपको मिलती है। तो आपके गर्दन में यहाँ पे जो लैरिंग्स होता है जिससे आवाज़ निकलती है, इसके जस्ट पीछे की तरफ ये होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर। आर्मी जीडी के लिए अलग से, अगर यहाँ से बायोलॉजी कर रहे हो तो आर्मी जीडी की यहीं से कवरअप हो जाएगी, यहीं से कवरअप हो जाएगी आर्मी जीडी की। ठीक है, चलो आओ आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, और आगे की तरफ अब इस ग्रंथि के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी ग्रंथि है जिसको एक्टिव होने के लिए, जिसको काम करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो आप लोग बताओगे कि इस ग्रंथि को, इस ग्रंथि को, ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को कार्य करने के लिए, ठीक है, इस ग्रंथि को कार्य करने के लिए, है ना, किसकी जरूरत होती है, कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी आयोडीन, तो ये पूछा गया प्रश्न है, इस प्रश्न को आप स्टार लगाकर यहीं पर लिखेंगे। इस ग्रंथि को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, आयोडीन की आवश्यकता होती है। मतलब ये सीधा क्वेश्चन आता है कि शरीर में किस ग्रंथि की क्रियाशीलता के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, या कौन सी ग्रंथि है जिसकी क्रियाशीलता के लिए आयोडीन पोषक तत्व जरूरी है। तो आप बताते हो थायराइड। ठीक है, तो बताओगे फॉर द एक्टिवनेस ऑफ दिस ग्लैंड, आप बताकर चलते हैं फॉर द एक्टिवनेस ऑफ दिस ग्लैंड, ऑफ दिस ग्लैंड, ठीक है, ऑफ दिस ग्लैंड, क्या आयोडीन इज रिक्वायर्ड, आयोडीन इज रिक्वायर्ड। इस ग्रंथि के काम करने के लिए हमें आयोडीन पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा दीक्षा बोल रही है कि आपकी दया से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। हाँ, तो आओ अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसके बारे में वीडियो भी आप लोगों की शायद मुझे लग रहा है जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, तो आओ, है ना, है ना। नाउ आई एम एबल टू फिल द फॉर्म, बिल्कुल अब आप लोग तैयारी कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलो, दीक्षांत है, ये दीक्षांत बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अब चलते हैं आगे की तरफ और हम लोग बात करते हैं कि ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की। और ये जो ग्रंथि होती है, ये कौन सा हार्मोन निकलती है, बड़ा पॉपुलर हार्मोन ये ग्रंथि निकालती है, वो आपको पूछा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं थायराइड हार्मोन के बारे में। अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स कौन हैं, इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की जब हम लोग बात करते हैं, अवटू हार्मोन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि जब थायराइड हार्मोन्स निकालती है, इस ग्रंथि से रिलेटेड आपको दो हार्मोन है जो याद करने हैं। एक हार्मोन होता है भाई जो ये ग्रंथि निकालती है, जिसका नाम है, हम बताते हैं, जिसका नाम है दोस्तों थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन। तो कौन सी ग्रंथि थायरॉक्सिन निकालती है, तो आप बताते हो थायराइड। थायरॉक्सिन, देखो नाम से पता चल गया, थायरॉक्सिन। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने का काम थायराइड ग्लैंड करती है। तो कुछ कुछ नाम से ही कोरिलेट हो रहा है ना। और दूसरा ये जो हार्मोन निकालती है वो होता है कैल्सीटोनिन। दूसरा हार्मोन ये निकालती है भाई कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन। इससे निकलने वाला दूसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन। क्लियर। तो दूसरा हार्मोन ये जो रिलीज करती है दैट इज कैल्सीटोनिन। तो दो हार्मोन इस ग्रंथि से आपको निकलते हुए नजर आते हैं। तो थायरॉक्सिन हो गया और कैल्सीटोनिन हो गया।
अच्छा, थायरोक्सिन को हम लोग T3 और T4 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी पूछे कि T3 और T4 हार्मोन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे थायरोक्सिन ही T3 और T4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, T3 और T4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? क्लियर? अब यहाँ पर T3 यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ट्राई आयोडाइज्ड हार्मोन। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरीके से बता सकते हो, थायरोक्सिन हार्मोन। हाँ भाई, थायरोक्सिन हार्मोन है जो यही ग्रंथि निकालती है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मुझे एक सेकंड देना। एक बच्चे का एक कमेंट है, मैं उसको कर देती हूँ। तो आप लोगों को ये चीजें पेपर में पूछ ली जाती हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, मैंने बोल दिया है। ठीक है, एक बच्चा है जो बहुत दिन से परेशान है बेटा, मैंने वो मैसेज पहले ही फॉरवर्ड कर दिया है, आप परेशान ना हो। ठीक है, चलो आओ। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मैम ये जो T3 हार्मोन है इसका क्या नाम होता है। तो इसको कहते हैं ट्राई आइडोथायोनिन। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि जो T3 T4 है ये किसके रूप होते हैं, तो ये होते हैं थायरोक्सिन के रूप। और यहाँ पर T3 और T4 का रूप नाम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म, तो 3 का मतलब होता है 3, ट्राई, तो ट्राई आइडोथायोनिन के नाम से इसको जाना जाता है ना, ट्राई आइडोथायोनिन, आइडोथायोनिन। ठीक है, इसको कहते हैं ट्राई आइडोथायोनिन। क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, 4 का मतलब होता है टेट्रा, तो इसको कहते हैं हम लोग टेट्रा आइडोथायोनिन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टेट्रा आइडोथायोनिन। टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा आइडोथायोनिन, ये हो जाता है इसका पूर्ण रूप। तो ये चीज़ें भी, छोटे छोटे पॉइंट्स भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों पर भी आप थोड़ा सा याद रखोगे। हरीश चंद बोल रहे हैं आई एम अ न्यू स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सभी ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे जो इस बैच में हैं नहीं नए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नया पुराना मायने नहीं रखता, मायने रखती है आपकी मेहनत और आपका जज्बा। अपने अंदर जो जज्बा है उसको जगाए रखना और मेहनत को 4 गुना 5 गुना बढ़ाए रखना। ठीक है, सिलेक्शन बिल्कुल ले जाओगे। चलो आओ, अब चलते हैं आगे की तरफ। मैम अब यहाँ से बात करेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है जिसको हम लोग T3 और T4 के नाम से भी जानते हैं, ये क्या काम करता है, और उसके बाद कैल्सीटोनिन के बारे में पढ़ेंगे कि कैल्सीटोनिन क्या करता है। तो सबसे पहले हम लोग थायरोक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। थायरोक्सिन, अच्छा ये जो थायरोक्सिन है, अगर आपको कभी भी इसका मुख्य कार्य पूछ लिया जाए तो हम लोग बताते हैं कि थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में हमारे मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। तो आप लोग बताओगे कि यह शरीर की उपापचयी दर को नियंत्रित करता है ना, शरीर की उपापचयी दर को, उपापचयी दर जो होती है, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। क्लियर? तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन है जो शरीर की उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, तो आप बताते हो ये होता है आप लोगों का थायरोक्सिन। तो ये क्या काम कर रहा होता है, इट कंट्रोल्ड, ये क्या कर रहा होता है दोस्त, इट कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट, इसे क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। तो आपके शरीर का मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर जो खाना होता है उसको बहुत अच्छे से पचाने में मदद करता है, आपकी बॉडी में जो एंजाइम बन रहे हैं उनको सही मात्रा में बनाता है। तो जब आपकी बॉडी में खाना अच्छे से पच रहा है, अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है जितनी ज़रूरत है आपके शरीर को, तो आपके शरीर में फिर कोई बीमारी ही नहीं रहती, मतलब आप हेल्दी रहते हो। आपका खाना जो पचाने का सिस्टम है वो एकदम बढ़िया काम करता है। जब खाना पचाने का सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है तो आपकी बॉडी फिटनेस भी अच्छी होती है, आप ना बहुत ज़्यादा मोटे होते हो और ना बहुत ज़्यादा पतले होते हो, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी जो होती है, पर्सनैलिटी होती है, वो बनी रहती है। तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा है। अब कई बार इस थायरोक्सिन का लेवल जब बिगड़ जाता है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बिगड़ जाता है, मतलब या तो हम बहुत ज़्यादा पतले होते चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा मोटे होते चले जाते हैं।
तो इससे संबंधित कई दिक्कतें, कई परेशानियां भी आपको पेपर में पूछी जाती हैं। तो जब हम लोग थायरोक्सिन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन की अधिकता से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है, और इस हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है, ये भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो जब ये आपके शरीर में अधिक मात्रा में निकलता है ना, आपकी थायराइड ग्रंथि इसको अधिक मात्रा में बना रही है, मोर अमाउंट में इसको रिलीज कर रही है। तो जब ये आपके बॉडी में मोर अमाउंट में बन रहा है, अधिक मात्रा इसकी आपके बॉडी के अंदर, या आपकी थायराइड ग्रंथि इसको अधिक मात्रा में बना रही है, तो उस बीमारी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उस बीमारी को, उस घटना को, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या कहते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। ये पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है, थायरॉयडिज्म, कि भाई जब हमारी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, तो उस बीमारी को, उस रोग को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। यानी कि इसको हम हिंदी में भी कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, या हिंदी में आप लोग इसको अधिक क्या कहते हैं? अधिक थायरोक्सिक हार्मोन, या मैं पूरा ना लिखकर यही लिख दूं, क्योंकि हिंदी में यही पूछा जाता है आप लोगों को, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपर टर्म का मतलब ही होता है ज्यादा हो जाना, और थायरॉयडिज्म मतलब थायरोक्सिन हार्मोन। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो होगा, ये एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी कंडीशन है आपके शरीर में जो थायराइड हार्मोन की अधिकता से होती है। तो ये आपको पेपर में चीज़ें पूछी जाएंगी कि जब थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हमारे शरीर में बन जाती है, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? उस बीमारी का नाम होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे कि मैम जब ये हमारे शरीर में कम मात्रा में बनता है, कम मात्रा में निकाल रही है आपकी थायराइड ग्लैंड इसको, कम मात्रा में, लेस अमाउंट में बन रहा है आपके शरीर में, कम मात्रा में जब ये बनता है, तो तब भी दिक्कत होगी भाई, बिल्कुल, तब भी हमें दिक्कत होती है। तब हमें कौन सी दिक्कत होती है? तो जब ये आपके शरीर में कम अमाउंट में बन रहा है, तो आप लोग बताते हो कि आपकी बॉडी के अंदर एक और कंडीशन बन जाती है जिसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो, इस वर्ड को देखना अच्छे से, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। मतलब कि जब आपके शरीर में कोई चीज ज्यादा बन रही है, तो उसके लिए हम हाइपर टर्म का इस्तेमाल करते हैं, हाइपर, और कोई कम बन रही है तो उसके लिए हाइपो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? तो आप बताओगे कि जब कम थायरोक्सिन हार्मोन बने उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और जब ज्यादा बने तो उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें? बताओ, बातें समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? हाँ, तो हाइपर मतलब कई बार ज्यादा गुस्सा आता है, तो हम कहते हैं यार हाइपर क्यों हो रहे हो, मतलब ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। तो जब ज्यादा हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म, कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इन दोनों कंडीशंस में एक एक चीजों को और आपको ध्यान रखना है, क्या कि जब हमारे शरीर में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी? हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्या, किसकी? हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लियर? थायरॉयडिज्म, समझ में आ गई बात? हाइपरथायरॉयडिज्म की अब हम लोग बात करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि है हाइपोथायरॉयडिज्म, कमी हो जाना, हाइपोथायरॉयडिज्म, पहले हिंदी में लिख देते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म। तो यहाँ पर क्या होगा हाइपोथायरॉयडिज्म में, है ना? इसको भी अब हम लोग बताएंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म। तो यहाँ पर जब होगा तो कौन सा होगा? तो हम लोग बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, इन दोनों के अंदर आपको और भी कई कई बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आपके शरीर में थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है ना, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायरोक्सिन को निकाल रही है, तो हमें क्या हो सकता है? हमें आँखों का घेंगा हो सकता है। क्या हो जाएगा दोस्त? आँखों का घेंगा, मतलब घेंगा रोग हो जाएगा। और घेंगा कैसा? आँखों का घेंगा, जिसको हम एक्सोथैलेमिक गॉइटर कहते हैं।
एक्सोथैलेमिक गॉइटर। तो आपको पेपर में आता है कि जब थायरोक्सिन हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा बनता है तो कौन सा घेंगा हो जाता है? आंखों का घेंगा हो जाता है। ठीक है, आंखों का घेंगा हो जाता है। मतलब आपकी जो आंखें हैं ना वो बाहर को निकल आती हैं, ऐसे बाहर को, बहुत बड़ी हो जाती हैं आपकी आंखें, एकदम बाहर को निकलने को तैयार, ये वाला एरिया बड़ा मोटा हो जाता है, इसी को कहते हैं आंखों का घेंगा। ठीक है, तो आंखों का घेंगा ज्यादा थायरोक्सिन बनने से होता है हमारे शरीर में, जिसको एक्सोथैलेमिक गॉइटर कहते हैं। अच्छा, कमी से क्या होगा? तो कमी से हमें गले का घेंगा हो जाता है ना, गले का घेंगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन जब आपके शरीर में कम निकलता है तो गले का घेंगा हो जाता है। मतलब गले का घेंगा क्या मतलब? आपकी जो गर्दन है वो ऐसे पूरी फूल जाती है, बाहर को निकल आती है, जिसको कहते हैं नेक गॉइटर। तो कौन सी बीमारी हो जाती है? नेक गॉइटर। कब? जब थायरोक्सिन आपके शरीर में कम निकल रहा हो तो हो जाता है नेक गॉइटर। अब एक चीज याद रखना, नेक गॉइटर, गले का घेंगा, दो चीजों की कमी से होता है। एक तो मैंने कहा थायरोक्सिन हार्मोन जब आपके अंदर कम बन रहा हो तब भी हो जाएगा गले का घेंगा, और दूसरा आपके शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी से भी गले का घेंगा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी ये वाली ग्रंथि आयोडीन से सक्रिय होती है। अगर आयोडीन है तो ये काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो आपके शरीर में आयोडीन कम हो गया, अब इस ग्रंथि के पास आयोडीन नहीं पहुंचा, ये ग्रंथि ज़्यादा प्रेशर लगाती है, हार्मोन बनाने के लिए ज़्यादा प्रेशर बनाती है, क्योंकि ये बेचारी थक गई है, ज़्यादा प्रेशर लगाती है। लेकिन प्रेशर लगाते लगाते इस ग्रंथि पर सूजन आ जाती है। अब सूजन आएगी तो ये ग्रंथि फूल जाती है, और फूलती है तो ऐसे गला भी बाहर को आ जाता है। तो कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से पोषक पदार्थ की कमी से हमें गले का घेंगा हो जाता है? तो आप बताते हो कि आयोडीन की कमी से और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, मतलब दोनों की कमी से ही हमें घेंगा होता है। तो कई बार ये भी आपको पूछा जाता है कि पोषक पदार्थ कौन सा है? आयोडीन, आयोडीन की कमी से। लेकिन हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन की कमी से। तो ये आयोडीन की कमी के कारण भी होता है हमारी बॉडी में, है ना, लेस आयोडीन। तो आपकी बॉडी में जब आयोडीन कम हो जाता है तो तब आपको गले का घेंगा होता है। ठीक है, क्लियर? तो पोषक पदार्थ पूछे तो आयोडीन, है ना, और बेटा जो हार्मोन पूछे तो थायरोक्सिन। दोनों की ही कमी से, आयोडीन की भी कमी से, थायरोक्सिन की भी कमी से गले का घेंगा हो जाता है, नेक गॉइटर हो जाता है। ठीक है ना? चलो, अब एक एक बीमारियां और होती हैं दोनों के होने से, एक एक बीमारियां और होती हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि जब हमारे अंदर हाइपर थायरोडिज्म हो जाएगा, ज़्यादा थायरोक्सिन बनेगा, तो हम लोगों को क्या हो जाता है? ग्रेव डिजीज हो जाती है, ग्रेव्स डिजीज। एक और बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं ग्रेव डिजीज, है ना, ग्रेव का रोग हो जाता है, ग्रेव का रोग। तो ये भी आ सकता है कि ग्रेव का रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो हमें एक और बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज भी आपको पेपर में पूछी जा सकती है कि जो ग्रेव्स डिजीज होती है ये भी किस हार्मोन की अधिकता के कारण होती है? आप बताते हो कि जो ग्रेव्स डिजीज होती है ये भी थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण होती है। तो जब हम ग्रेव्स डिजीज की बात करते हैं तो ये आपके अंदर कब होती है? जब थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, थायरोक्सिन यानी हाइपर थायरोडिज्म की वजह से होती है। थायरोक्सिन ज़्यादा बनता है जब आपके शरीर में, तो तब ये बीमारी आपको होती है। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है? तो इस बीमारी में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, मतलब एक ओट इम्यून डिसऑर्डर होता है ये, ओटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ओट इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब एक आपके प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग है, एक प्रतिरक्षा रोग है बेटा। ये आपकी रोगों से लड़ने की प्रति क्षमता को खत्म कर देती है। ये बीमारी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को खुद ही टारगेट करती है। मतलब ओट इम्यून डिसऑर्डर कौन होते हैं? आपके जो प्रतिरक्षा रोग है वो ऐसे रोग हैं जो आपको खुद बीमार बनाते हैं। मतलब देखो, हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। जब हमारे शरीर में कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो वो सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है,
हमें बचाता है जीवाणु से, विषाणु से। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। तो वो होती हैं आपकी, ये उनमें से एक है ये ग्रेव डिजीज। ये क्या करती है कि आपकी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को खत्म करती है। अगर कोई वायरस आपकी बॉडी में आ रहा है तो उस वायरस को एक्टिव करने का काम कर देगी ये। मतलब उस वायरस को मारना चाहिए था और ये बीमारी क्या करेगी, उसे एक्टिव कर देगी। तो मतलब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के खिलाफ ही ये बीमारी काम करने लगती है। तो ये होता है ग्रेव डिजीज, जिसमें आपको क्या होता है, झटके से लगते हैं शरीर में, झंझनाहट सी आती है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, एकदम से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, है ना, हीट टॉलरेंस, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना, गर्मी में गड़बड़ा जाते हैं। ये सब सिम्टम होते हैं। तो सिम्टम तो नहीं पूछे जाते, बट आपको ये पूछा जाता है कि ग्रेव रोग किसकी वजह से होता है और ग्रेव रोग किस हार्मोन से संबंधित है। तो थायरोक्सिन हार्मोन से संबंधित है। तो आपने कहा कि ये थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से, जब थायरोक्सिन ज़्यादा हो जाता है तब ये बीमारी हो जाती है। अब चलते हैं आगे। मैम यहाँ पर कौन सी आएगी, तो यहाँ पर आपको एक और बीमारी, यहाँ पर भी एक बीमारी होगी जिसको कहते हैं मिक्सोडीमा। ठीक है, मिक्सोडीमा। ठीक है, तो मिक्सोडीमा नाम की बीमारी हो जाती है, मिक्सोडीमा डिजीज। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मिक्सोडीमा डिजीज जो होती है, मिक्सोडेमा, जो मिक्सोडेमा डिजीज होती है ये किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो आप बताते हो थायरोक्सिन जब कम होता है हमारे शरीर में तो भाई मिक्सोडीमा रोग भी हमें हो जाता है। ठीक है, मिक्सोडीमा क्या होता है, तो मिक्सोडीमा भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप लोगों की बॉडी के अंदर देखो ये कैसे होता है, ये हाइपोथायरोडिज्म के कारण होता है। हाइपोथायरोडिज्म मतलब जब थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तो हाइपोथायरोडिज्म के कारण होता है। क्लियर, थायरोडिज्म क्लियर। जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो तभी आपके शरीर में होती है बीमारी। इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन सा होने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, बॉडी ठंडी रहने लग जाती है ना, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं। ठीक है, और आप लोग बताते हो कि स्लो ब्रीथिंग इसमें भी हो जाती है, हाथ पैरों पर सूजन आ जाती है। तो ये होता है मैक्सोडीमा नाम का जो बीमारी होती है। तो ये सब थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड है। इनके सिम्टम नहीं आते बट ये आपको पूछ ली जाती है पेपर के अंदर। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि यहाँ पर ये जो आपके थायरोक्सिन हार्मोन जब कम होता है एक और बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं हाशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो रोग। तो हाशीमोटो के बारे में भी कभी पूछ ले तो बताना ये भी थायरोक्सिन की कमी से होता है, हाशीमोटो। ठीक है, हाशीमोटो रोग। क्लियर, तो हाशीमोटो रोग भी थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। समझ में आ गई बात, बताओ, है ना। इन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे खाने आते हैं, जैसे धनिया, धनिया बहुत अच्छा होता है। धनिया जो सूखा धनिया होता है या हरा धनिया वो थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, उनका सेवन करें, या डॉक्टर सप्लीमेंट देते हैं उनसे ये फिर कंट्रोल होते हैं। चलिए, तो भाई थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा हार्मोन कैल्सीटोनिन। ये क्या करता है, तो जब हम लोग कैल्सीटोनिन के बारे में बात करते हैं तो ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है, कैल्सीटोनिन, देखो नाम से पता चल रहा है कैल्सी, है ना, मतलब कैल्शियम। तो ये आपके शरीर में क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को बैलेंस करता है। तो लिखोगे कि शरीर में यह है शरीर में कैल्शियम, मैं ऐसे लिख देती हूँ, कैल्शियम तथा फास्फोरस, ठीक है, स्तर को घटाकर संतुलित करता है ना, घटाकर घटाकर संतुलित करता है। जब आपके शरीर में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो उसको घटाकर ये क्या करता है, बैलेंस करता है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस स्तर को घटाता है। ज़्यादा कैल्शियम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर पथरी बन जाती है, ज़्यादा कैल्शियम होगा। तो ये कैल्शियम जब ज़्यादा होता है तो उसको घटाकर बैलेंस करता है। तो आप लोग बताओगे इट रेगुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन
बॉडी बाय डिक्रीजिंग इट, भाई डिक्रीज करता है, ठीक है, बाय डिक्रीज्ड इट। तो ये कैल्शियम लेवल को घटाकर बैलेंस करता है, और फॉस्फोरस लेवल को भी। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में ऊपर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, तो ये कैल्सीटोनिन क्या करता है भाई, थम कैल्शियम को कहता है कि भाई रुक 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 जा, इतना ऊपर मत जा, तेरी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, इस घटे हुए कैल्शियम को वापस नीचे ले आता है और कैल्शियम लेवल को बैलेंस कर देता है। तो मतलब ये कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है आपकी बॉडी के अंदर। ज़्यादा कैल्शियम होना खतरनाक है। ज़्यादा कैल्शियम होगा तो कैल्शियम ऑक्सीलेट इकट्ठा हो जाएगा आपकी बॉडी में, जिससे पथरी बन जाएगी। तो ये हार्मोन जब आपकी बॉडी में कम होगा तो पथरी भी बन सकती है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट लिख लेना है डब्बे में बंद करके, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई अधिक कैल्शियम जब आपकी बॉडी में होगा, है ना, अधिक कैल्शियम, अगर आपके शरीर में अधिक कैल्शियम हुआ तो क्या होगा, तो भैया अधिक कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में हुआ तो आप बताते हो पथरी, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट बना लेता है। अधिक कैल्शियम मतलब ज़्यादा कैल्शियम अगर होगा तो इकट्ठा होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाता है ज़्यादा कैल्शियम आपकी बॉडी में, है ना, क्या बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो आपकी बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम होगा तो कैल्शियम क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीलेट बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। और ये कैल्शियम ऑक्सीलेट ही आपकी बॉडी के अंदर किस नाम से जाना जाता है, पथरी। ये कैल्शियम ऑक्सीलेट ही क्या बनाता है, पथरी बनाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई पथरी किस पदार्थ की बनती है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनती है पथरी, यानी स्टोन। तो आपकी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, पथरी बन जाएगी। जहां भी जाकर ये कैल्शियम इकट्ठा होगा वहीं आपकी बॉडी में क्या बन जाएगी, पथरी बन जाएगी, ठीक है। कमेंट आ रहा है राकेश, कमेंट आ रहा है भाई आपका, तो वहीं आपके शरीर में क्या बन जाएगी, पथरी, है ना। अब देखो, जब आपकी बॉडी के अंदर जहां भी कैल्शियम इकट्ठा होगा, मान लीजिए किडनी है, ये आप लोगों की क्या है, किडनी। अब इस किडनी के अंदर देखो ज़्यादा कैल्शियम इकट्ठा हो गया, इस गुर्दे में क्या हो गया, कैल्शियम इकट्ठा हो गया, ये दिख रहा है आपको, ये रहा। तो ये कैल्शियम जब यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो यही बन गई है आपकी किडनी स्टोन, ठीक है, ये आपकी किडनी में बन गई है स्टोन, पथरी। तो पथरी जो होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, ये बनी हुई होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। तो कैल्शियम आपकी बॉडी में ज़्यादा बनने पर कैल्शियम ऑक्सीलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही क्या बनाती है, पथरी बनाती है आपके शरीर में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो एक क्वेश्चन आता है कि पथरी किस पदार्थ की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। अच्छा, एक बार कमेंट करके बताएं, चीजें समझ में आ रहा है, कमेंट ऐसे लग रहे हैं जैसे रुक गए हैं वहीं, फटाफट से बताओ सभी दोस्त। राकेश, ज्ञानेंद्र, एमडी सोनू, बस इन्हीं बच्चों के कमेंट दिख रहे हैं मुझे। फटाफट से आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि आपके जो कमेंट्स हैं वो आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। ठीक है मैम, मेरा कमेंट आ रहा है। हार्मोन का नेम कैल्शियम ऑक्सीलेट है, नहीं बेटा, कैल्शियम ऑक्सीलेट हार्मोन नहीं है, हार्मोन तो आपको पता है कैल्सीटोनिन है, हार्मोन का नाम तो कैल्सीटोनिन है, ठीक है। अब रुक गए थे बीच में कमेंट, अब चले हैं। तो बेटा हार्मोन का नाम तो कैल्सीटोनिन है, ये है हार्मोन तो कैल्सीटोनिन, ये हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को बैलेंस करता है, ठीक है। अब जब ये हार्मोन आपके शरीर में कम हो जाए तो कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो जाता है और कैल्शियम इकट्ठा होकर बना लेता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, और यही इकट्ठा हुआ कैल्शियम ऑक्सीलेट पथरी कहलाता है, यानी कि स्टोन कहलाता है। तो आपके गुर्दों में जो स्टोन हो जाती है या आपके गॉल ब्लैडर में हो जाती है, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगली ग्रंथि की तरफ। तो थायराइड ग्रंथि भी कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरी ग्रंथि की तरफ मूव ऑन करेंगे, और एक और ग्रंथि जो आपके गर्दन में होती है। मतलब अभी तक हम कौन सी ग्रंथि कर चुके हैं, 3 तो दिमाग में कर ली, चौथी ये कर ली, 5वीं ग्रंथि की तरफ चलते हैं। 5वीं ग्रंथि है भाई पैराथायरॉइड, ठीक है, पैराथायरॉइड। तो इसके नाम में भी थायरॉइड आ रहा है, देखो पैराथायरॉइड, पैरा का मतलब ऊपर,
और थायराइड का मतलब थायराइड ग्रंथि के ऊपर, ठीक है, थायराइड। ठीक, तो भाई ये ग्रंथि जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? आपको पता चल चुका है कि ये पाई जाती है थायराइड के ऊपर। इसकी भी लोकेशन हम लोग लिखेंगे कि ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इस ग्रंथि का स्थान, इस ग्रंथि का स्थान, ठीक है, फर्स्ट लोकेशन। तो ये कहाँ होती है आप बताते हो? थायराइड के ऊपर होती है ना, थायराइड ग्रंथि के ऊपर, थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ होती है? अबव टू, अबव थायराइड। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्रंथि के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड होती है, तो आप बताते हो थायराइड ग्रंथि के ऊपर होती है ये, ठीक है। अच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है? इस ग्रंथि की संख्या भी आती है पेपर में। इस ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो ये ग्रंथि संख्या में 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4। टोटल संख्या इनकी 4 होती है। और जब हम जोड़ों की बात करते हैं तो ये 2 जोड़ी होती है। टोटल संख्या 4 होती है। और पेयर्स की बात करें तो 2 पेयर्स होती हैं, 2 जोड़ी होती हैं, ठीक है। एक बार हमें दिखाएं मैडम कि किस तरीके से ये ग्रंथि हमारी होती है। तो देखो ये है पैराथायरॉइड, ये है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखो ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, इसका फ्रंट व्यू है, सामने का व्यू है, थायराइड ग्रंथि है ये तितली के आकार की। इसी के पीछे की तरफ इसका जब बैक साइड देखोगे, थायराइड ग्रंथि की जब पिछली, ये अगला अगला अगली तरफ हो गई, ये पिछली तरफ हो गई, आगे नहीं, ये पिछली तरफ होती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ होती है ये। तो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये रही देखो 4, ये जो आपको दिख रही है 1 2 3 4, तो ये है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर होती है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर संख्या में 4 होती हैं, टोटल 4 हैं। और पेयर गिन लो तो 2 हैं, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, जोड़े में 2 होती हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के ऊपर होती है पीछे की तरफ, ठीक है। ये आगे का लुक है थायराइड का, ये आपके थायराइड का पीछे का लुक है। अब ये जो ग्रंथि होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर ऑफ थायराइड कहते हैं। इसको कहा जाता है सिस्टर ऑफ थायराइड। क्यों? क्योंकि थायराइड के ऊपर है, इसीलिए इसको हम लोग सिस्टर ऑफ थायराइड कहते हैं, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है, ऐसे ही आएगा कि सिस्टर ऑफ थायराइड किसको कहते हैं? सिस्टर ऑफ थायराइड कहते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि किस ग्रंथि को हम सिस्टर ऑफ थायराइड कहते हैं। तो थायराइड, पैराथायराइड को कहा जाता है सिस्टर ऑफ थायराइड। अब इस ग्रंथि के बारे में एक मेन पॉइंट यहाँ लिखवाऊंगी डब्बे में, है ना। इस ग्रंथि के बारे में एक मेन पॉइंट लिखवाऊंगी यहाँ डब्बे में, क्या कि इस ग्रंथि के बारे में एक मेन पॉइंट ये है, जो स्टार लगाकर हम लिख रहे हैं, कि ये एक ऐसी ग्रंथि है जो आपकी पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है। तो पूछा जाता है कि शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करती है। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करती है, तो बताओगे कि यह पीयूष ग्रंथि द्वारा, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं होती, ठीक है, नियंत्रित नहीं होती, क्लियर, नहीं होती है। ये एक ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित नहीं होती। बताएंगे नॉट कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी, ठीक है, बाय पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है। समझ में आ गई बात? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इस ग्रंथि को नियंत्रित नहीं करती है, ये ग्रंथि अपनी चलाती है, अपने आप काम करती है, ठीक। चलो अब चलते हैं आगे, इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की बात करते हैं कि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? पैराथायरॉइड हार्मोन। तो पैराथायरॉइड हार्मोन ये ग्रंथि रिलीज करती है, ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन, यानी कि ये ग्रंथि निकालती है पैराथायरॉइड। तो इसका नाम है ना, वही इसके हार्मोन का नाम है। तो ये पैराथायरॉइड हार्मोन निकालती है, या इसी हार्मोन को कई बार पैरा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, पैरा हार्मोन। तो पैराथायरॉइड हार्मोन या पैरा हार्मोन, ठीक है।
तो ये ग्रंथि निकालती है पैरा हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन। इस हार्मोन के ये दोनों नाम है, कहीं कहीं ये पैराथायरॉइड की तरह लिखा जाता है, कहीं कहीं पैरा हार्मोन की तरह। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो है कि ये ग्रंथि क्या करती है, पैरा हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन बनाती है। अब ये हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, इस हार्मोन के बारे में जब हम बात करें तो ये भी कैल्सीटोनिन की तरह काम करता है। जैसे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला कैल्सीटोनिन आपके शरीर में कैल्शियम लेवल को बैलेंस कर रहा था, कैल्शियम जब ज्यादा हो रहा था उसको घटा रहा था, वैसे ये पैरा हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है उसको बढ़ाता है। कैल्शियम कम हो गया, हड्डियों में दर्द हो गया, हड्डी खराब हो गई, तो उसको बढ़ाने का काम करता है। तो कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है बढ़ाकर। तो बताओगे कि यह है कैल्शियम, ऐसे लिखूंगी, यह कैल्शियम तथा फास्फोरस वही काम करता है। फास्फोरस स्तर को बढ़ाकर संतुलित कर रहा है, वो घटा रहा था कैल्सीटोनिन, ये बढ़ाकर, ठीक है, बढ़ाकर संतुलित करता है ना। तो ये भी संतुलित कर रहा है बट बढ़ाकर, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये दोनों दोस्त एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक क्या कर रहा था, कैल्सीटोनिन को, कैल्सीटोनिन जो था कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा था, घटा रहा था, मतलब ज्यादा हो रहा था तो उसको घटा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्यारे दोस्त जब कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत कम, उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आप लोग बताओगे इट कंट्रोल्ड या इट रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल, ठीक है, बाय इंक्रीज्ड इट, ये इंक्रीज कर रहा है, बाय इंक्रीज्ड इट, ये इंक्रीज कर रहा है प्यारे दोस्त। समझ में आई बात। तो ये आपको पेपर में जो चीजें हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है, ठीक है। स्टोरी उतारना जरूरी है या नहीं, अनिल बिल्कुल जरूरी है बेटा, नोट्स बनाओगे तो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, जरूरत होने पर लास्ट में जब रिवीजन करोगे फटाफट से रिवाइज कर जाओगे चीजों को, ठीक। चलो, तो यहाँ पर ये आपने जो चीजें हैं ये पढ़ ली हैं। अब आप लोगों की थायराइड भी कंप्लीट, पैराथायराइड भी। अब आ जाओ तीसरी, मतलब आज की तीसरी और टोटल छठी ग्रंथि की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं अगली ग्रंथि की तरफ जिसका नाम है आपकी बॉडी की नंबर 6 की ग्लैंड, तो ये होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस, अगली ग्रंथि है भाई थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड जिसको कहते हैं हम लोग बाल्य ग्रंथि, या हिंदी में इसको हम लोग थाइमस ही कह देते हैं, थाइमस ग्रंथि, या कई बार इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो थाइमस ग्रंथि इसी को कहा जाता है द चाइल्ड ग्लैंड, ठीक है, इसी को कहते हैं द चाइल्ड ग्लैंड, मतलब कि ये बच्चों में, बालकों की ग्रंथि है, इसी को कहा जाता है बाल्य ग्रंथि, ठीक है। तो कभी पेपर में आए कि बाल्य ग्रंथि के नाम से हम कौन सी ग्रंथि को जानते हैं, तो बताओगे थाइमस ग्लैंड, क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा विकसित होती है। इसकी भी लोकेशन की अब हम लोग बात कर रहे हैं भाई दोस्तों, है ना, इसका भी स्थान हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ होती है। तो सीक्वेंसली चल रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस सब आप लोगों के कहाँ होती हैं, ठीक है ना। अच्छा अमित जी बहुत बढ़िया। तो ये तीनों ग्रंथियां आपके ब्रेन में होती हैं। अब ये तो ब्रेन में हो गई, फिर हमने देखा गर्दन में 2 ग्रंथियां थी, थायराइड और पैराथायराइड। अब बात करते हैं थाइमस की, ये आपकी चेस्ट कैविटी में पाई जाती है, वक्ष गुहा में। तो ये कहाँ होती है दोस्त, वक्ष गुहा के अंदर होती है ना, वक्ष गुहा में पाई जाती है। ये कहाँ है, वक्ष गुहा में, यानी कि चेस्ट कैविटी। ये कहाँ होती है, चेस्ट कैविटी में। अब चेस्ट कैविटी भी लिखा सकता है या ऐसे भी लिखा सकता है कि हमारे फेफड़ों के बीच होती है। भाई फेफड़े भी तो चेस्ट कैविटी में ही है, ऐसे भी आ सकता है कि फेफड़ों के मध्य होती है, फेफड़ों के मध्य में, ऐसे भी लिखा सकता है बिटवीन लंग्स। तो कौन सी ग्रंथि हमारे लंग्स के बीच में होती है, तो आप बताते हो थाइमस, या थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, तो ऐसे भी आ सकता है चेस्ट कैविटी में होती है। थोरैसिस कैविटी भी लिखा सकता है, जहाँ आपकी पसलियाँ होती हैं,
यहाँ, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे तो ये ग्रंथि आपके फेफड़ों के बीच में है, देखो ये आप लोगों के लंग्स हैं, ठीक है, ये रहे आप लोगों के फेफड़े, तो ये आप लोगों के फेफड़े हैं, ठीक, 2 फेफड़े आपके पास होते हैं, आप जानते हो। ये आप लोगों के क्या हैं, लंग्स हैं, ये रहे, क्लियर। अब दोनों फेफड़ों के बीच में आपको यहाँ पर ये जो नजर आ रही है एकदम नागमणि की तरह चमक रही है, डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो ये होती है आपकी थाइमस ग्लैंड। दिस इज योर थाइमस ग्लैंड, ये है आपकी थाइमस ग्रंथि, ठीक है। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो आपकी कहाँ होती है, तो ये जो थाइमस ग्रंथि है ये आपके दोनों फेफड़ों के बीच या आपकी चेस्ट कैविटी में होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना। इसी को थोरेसिस कैविटी भी कह देते हैं, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, थोरेसिस कैविटी। पर कौन सा कलर दिखेगा, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, थोरेसिस। इसी जगह को हम थोरेसिस कैविटी भी कह देते हैं, थोरेसिस कैविटी। तो ये भी दिया जा सकता है, थोरेसिस कैविटी, वक्ष गुहा या थोरेसिस कैविटी या चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी इसी को बोलते हैं, ये सारे नाम एक ही जगह के हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि फेफड़ों के बीच में उपस्थित ग्रंथि कौन सी है, कौन सी ग्रंथि को बाल्य ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। हमारी गर्दन में एक ग्रंथि होती है जो तितली के आकार की है, वो कौन सी है, या तितली की आकार की ग्रंथि के ऊपर 4 संख्या में ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो कौन सी हैं, ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनते हैं। चलो आगे बात करते हैं, है ना, चलें आगे भाई। अब बढ़ते हैं कि ये ग्रंथि जो होती है, ये ग्रंथि आपके शरीर के अंदर क्या करती है, तो बेटा इसको हम बाल्य ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा विकसित होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो ये ग्रंथि जो है छोटी होती चली जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी ग्रंथि उम्र के अनुसार छोटी हो जाती है, तो आप बताते हो कि उम्र के अनुसार इस ग्रंथि का आकार, ठीक है, इस ग्रंथि का आकार छोटा हो जाता है, ठीक है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। उम्र के अनुसार ये जो ग्रंथि है इसका आकार छोटा होता जाता है। दिस ग्लैंड इज स्मॉलर बाय एज, ठीक है, स्मॉलर बाय एज। उम्र आपकी जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये ग्रंथि जो है वो साइज में छोटी होती चली जाती है, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। तो जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं बड़े, ये ग्रंथि छोटी होती चली जाती है, साइज इसका बहुत छोटा होता चला जाता है। अब बात करते हैं कि ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, ठीक, इस ग्रंथि से रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा है। इस ग्रंथि से एक ही हार्मोन रिलीज होता है जो आपको पेपर में पूछा जाता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की अगर हम चर्चा करें तो वो हार्मोन होता है थाइमोसिन हार्मोन। नाम से कराओगे बेटा, कौन सा होता है, थाइमोसिन, ठीक है, तो वो हार्मोन होगा थाइमोस, ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन, वो कौन सा होगा, थाइमोसिन। आ सकता है कि थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है, तो आप बताते हो थाइमोसिन हार्मोन निकालती है आपकी थाइमस ग्रंथि। कितना इजी है ना याद करने के लिए, कि थाइमस ग्रंथि निकालती है थाइमोसिन हार्मोन, है ना, कितना इजी है, थाइमस ग्रंथि निकालती है थाइमोसिन हार्मोन, क्लियर। शिवम कमेंट आ रहा है आपका मेरे पास, ठीक है, आ रहा है, क्लियर। राहुल यादव कह रहे हैं आपका नाम, मेरा नाम है भावना भाटी, ठीक है, भावना भाटी बच्चे। चलो तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि ये थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करता है। भाई ये जो थाइमोसिन है इसका काम क्या होता है, थाइमोसिन फंक्शन, कि ये क्या काम करता है, इसका कार्य क्या होता है दोस्त। तो थाइमोसिन जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन है
जो आपकी WBC को परिपक्व करता है। तो बताओगे यह है सफेद रक्त कोशिकाओं का परिपक्वन करता है, सफेद रक्त कोशिकाओं का परिपक्वन, ठीक है, सफेद रक्त कोशिकाओं का परिपक्वन करता है, कोशिकाओं का परिपक्वन, ठीक है। तो सफेद रक्त कोशिकाओं का परिपक्वन करता है ये जो हार्मोन होता है, क्लियर। तो आप लोग बताते हो कि इसका काम होता है इट मैच्योर WBC, ठीक है। ये क्या करता है, या ऐसे लिख लीजिएगा मैच्योरेशन ऑफ WBC, इसका काम होता है मैच्योरेशन ऑफ WBC। आपकी जो WBC है उनको मैच्योर बनाता है ये, और WBC क्या करती है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। इसीलिए जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये ग्रंथि भी छोटी हो जाती है और इससे निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन भी कम हो जाता है, और WBC भी फिर कम मैच्योर होती है, WBC फिर कम स्ट्रोंग हो पाती है। तो ये WBC को स्ट्रोंग करने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना, समझ में आ गई बातें भाई। चलो भाई दीक्षांत बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तो धन्यवाद सभी को। अब आज के लिए इतना ही। हमने इस चैप्टर में आज 3 ही ग्रंथियों को कराया, क्योंकि थायराइड ग्लैंड काफ़ी बड़ी थी, उससे काफ़ी फैक्ट पूछे जाते हैं। कल की क्लास में हम फिर आगे और ग्रंथियां करेंगे, जैसे कल मैं आप लोगों को कराऊंगी थाइमस ग्रंथि तक हो गया है, अब हम पूछेंगे अपनी पैनक्रियास पर, वो भी थोड़ा सा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि पर, वो भी थोड़ा सा बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद टेस्टिस और ओवरी, मतलब 4 ग्रंथियां अभी हमारी और बच रही हैं। तो कोशिश करते हैं कि इन चारों को कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर पाए, ठीक है। समझ में आ गई बात। जो जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं वो मैं स्टार लगाकर यहाँ पर आपको बताती चल रही हूँ। जैसे इस सेगमेंट से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और आज की इस क्लास में हमने जो और भी सेगमेंट पढ़े थे, जैसे ये, तो ये आप लोगों को बहुत पेपर में पूछा गया है, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ टाइम पूछी जाती हैं। अब कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की जो ग्रंथियां हैं पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल सेम टाइम पर। बस आप तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के आगे उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्ते और नमस्कार।